जय श्री कृष्णा मित्रों। कहानियों का मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। पुराने समय की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 विवाहित बेटों के साथ नदी के पास एक छोटे से गांव में रहता था। पूरा परिवार मिलजुल कर सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता की मेहनत का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया था जिसमें पूरा परिवार सुख से रह सके। उसी समय किसान के तीनों बेटे गांव के पास एक तालाब पर खड़े थे। तालाब से खेत साफ दिखाई दे रहे थे, जहां फसल कटने के लिए तैयार थी। पकी हुई सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थीं, जो खेतों की सुंदरता को और बढ़ा रही थीं। किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम सुनील था, अपनी मां से कहता है, मां, आप ठीक कहते हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। सुनील आगे कहता है, मुझे खलिहानों में काम करना बहुत अच्छा लगता है। पिताजी के साथ खेती बाड़ी में समय बिताना मेरी पसंदीदा चीज थी। सुनील अपने पिता की तरह मेहनती था। उसे मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना और खेतों की देखभाल करना पड़ता था। वह खेती के हर पहलू में रुचि रखता था और पूरे मन से काम करता था। सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य उसे किसान के सबसे छोटे बेटे यानी सुनील को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम राजेश था और दूसरे का नाम महेंद्र था। सबसे बड़ा बेटा राजेश ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो महेंद्र नाम का बेटा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। पूरे परिवार के बीच एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार पड़ा और उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है। बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं यह चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे हैं। किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जब घर की एकता भंग हो जाती है तो वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। वहीं किसान की पत्नी ने उसे वचन दिया और वचन देते ही किसान की मृत्यु हो जाती है। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूं कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे, क्योंकि जब घर की एकता टूट जाती है तो वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर तीनों बेटे एक स्वर में बोल पड़े, हाँ मां, आप जैसा चाहती हो वही करेंगे। पिताजी की जो इच्छा थी, हम कभी भी उनके विपरीत नहीं जाएंगे और हम तीनों भाई हमेशा प्रेम और भाईचारे से रहेंगे। बेटों की बातों को सुनकर मां के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे बड़े बेटे राजेश जो था, वह ज्योतिष में बहुत निपुण था, इसीलिए आसपास के लोग उसे कई मामलों में सलाह लेने के लिए आते थे। राजेश का जीवन इस प्रकार व्यवस्थित हो गया था कि वह आराम से अपनी जिंदगी जीता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा महेंद्र, जो एक बड़ा व्यापारी था, उसकी भी कमाई अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी किसान का सबसे छोटा बेटा सुनील था। सुनील हमेशा मेहनत करता था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम रहती थी। हर दिन वह इस सोच में डूबा रहता कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। जितनी कमाई दोनों बड़े बेटे राजेश और महेंद्र करते थे, धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन दोनों बड़े बेटे, जो पहले अपने पिता से किया हुआ वचन नहीं भूलते थे, अब अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। वे इस भाग दौड़ में अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। वहीं सुनील, जो हमेशा खेतों में मेहनत करता, उसकी पत्नी घर पर ही काम करती रहती थी। उसे कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, न ही उसे कभी शौक करने की स्थिति मिलती। जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानी को ऐशो आराम की जिंदगी में खोया हुआ देखता, तो उसे अंदर ही अंदर दर्द होता था। सुनील का हृदय यह देखकर बहुत दुखी होता था कि वह और उसकी पत्नी आज भी पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके दोनों बड़े भाई राजेश और महेंद्र और उनकी पत्नियां ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। सुनील अक्सर सोचता है कि क्या उसकी मेहनत और त्याग का कोई मूल्य नहीं है। एक दिन जब सुनील की पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, तो उसने सुनील से अपनी पीड़ा साझा की। शाम को जब घर लौटा तो वह बोली, सुनील, मेरे भाई के यहां से चिट्ठी आई है। उन्होंने हमें अपने घर आने का न्योता दिया है।
तो उसका हृदय दुखी हो जाता कि हम तो आज भी पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों बड़े जेठ और जेठानियां ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा सुनील एक दिन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा उदास बैठी थी। उसने सुनील से कहा, मेरे भाई के यहां से चिट्ठी आई है। उन्होंने हमें अपने घर आने का न्योता दिया है। उन्होंने पहले ही अपना घर बना लिया था और हमें वहां बुलाकर सब दिखाना चाहते हैं। उसमें गृह प्रवेश होना है। वह ये चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वहीं पत्नी तमतमा कर कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे। हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वहीं पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात को सुनकर फिर सुनील कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। वहीं किसान के सबसे छोटे बेटे सुनील की बहू से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिएं, जब उनको अपना अपना ही करना है? हम दोनों की कोई फेक रही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूं। आप बताओ, क्या यह न्याय नहीं है? फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो। जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम अलग रह सकें। अगर हम अलग रहेंगे तो हमें भी अपने जीवन में थोड़ा सुकून और घूमने फिरने का समय मिलेगा। सुनील ने अपनी पत्नी की बात सुनी और उसे लगा कि वह सही कह रही है। उसने सोचा, मेरा काम मेरे भाइयों के काम से कहीं ज्यादा कठिन और महत्वपूर्ण है। मेरी मेहनत की वजह से ही वे दोनों इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में खटते रहते हैं। एक दिन जब सभी भाई घर में बैठकर खाना खा रहे थे तो सुनील ने अपनी मां और भाइयों से कहा, मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा चाहिए। अब हम अलग होकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। अब सुनील ने दृढ़ता से कहा, मैं अब इस घर में शामिल नहीं रह सकता। उसकी इस बात को सुनकर मां को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो। यही उनकी आखिरी इच्छा थी। लेकिन सुनील ने उत्तर दिया, मां, मैं अब और शामिल नहीं रह सकता। यह अब संभव नहीं है। उसकी बात सुनकर दोनों बड़े भाइयों राजेश और महेंद्र ने भी सहमति जताई और कहा, ठीक है, अब जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। इसके बाद जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाने लगे। लेकिन बंटवारे से ठीक पहले किसान की पत्नी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बंटवारा बाद में होगा, पहले मेरी एक आखिरी बात सुन लो। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मां ने गंभीरता से कहा। उनकी इस बात को सुनकर सभी बेटे राजेश, महेंद्र और सुनील सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि मां की इच्छा का मान रखते हुए अगले दिन वे अपनी पत्नियों और मां के साथ मंदिर की यात्रा पर निकलेंगे। अगले दिन सभी ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन किए। माहौल में श्रद्धा और शांति थी। दर्शन करने के बाद जब सभी भाई और उनकी मां मंदिर से लौट रहे थे तो मां ने थकान भरे स्वर में कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूं और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हमें कहीं रुककर खाना खा लेना चाहिए। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लगी होगी। मां ने धीमे स्वर में कहा, चलो एक काम करते हैं, किसी अच्छे स्थान पर बैठकर कुछ खा लेते हैं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था और उसी के पास एक छोटी सी खाने की दुकान थी। सभी परिवार के सदस्य वहीं रुक गए और खाना खाने की तैयारी करने लगे। तभी मां ने अचानक कहा, बेटा, हमें एक समस्या हो गई है। रुपयों की थैली मैं घर पर ही भूल आई हूं। अब यहां से घर तक जाने के लिए भी पैसे चाहिए और यहां खाना खाने के लिए भी। यदि हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो ना हम खाना खा पाएंगे और ना ही घर पहुंच पाएंगे। मां ने थोड़ा रुककर कहा, अब एक ही उपाय है, मैं इन बहुओं के साथ यहीं मंदिर में रुकती हूं। तुम तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में जाओ और किसी गांव में जाकर काम ढूंढो।
जो भी काम मिलेगा उससे पैसे कमाओ ताकि हम यहां से घर पहुंच सकें। मां की इस बात पर तीनों भाई राजेश, महेंद्र और सुनील ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर तीनों अलग अलग दिशाओं में पैसे कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा जो सुनील था, जब वह कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग आपस में गंभीर विषय की बात कर रहे थे। तो रामू ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? वहीं रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमाव बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें? हमारी समझ में नहीं आता। वहीं उन लोगों की बात को सुनकर सुनील कहने लगा, अगर मैं आपको धन उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वहीं राहगीरों ने कहा, यदि तुम हमें इस बंजर जमीन पर धन उगाने की कोई तरकीब बता दोगे तो हम तुम्हें चांदी के 20 सिक्के भेंट करेंगे। सुनील, जो खेती किसानी में बहुत निपुण था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें एक सरल और प्रभावी उपाय बताता हूं। गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। हर गोली में बीज डाल दो और उन्हें अच्छी तरह सुखा लो। गांव वाले उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, इन गोलियों का क्या करें? सुनील ने कहा, इन गोलियों को जमीन में डाल दो। गोली जमीन में धंस जाएगी और बीज फूटकर अंकुरित हो जाएगा। गांव वालों ने सुनील के बताए उपाय का पालन किया और कुछ ही दिनों में बंजर जमीन पर बीज अंकुरित हो गए। खुश होकर उन्होंने सुनील को धन्यवाद दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसे चांदी के 20 सिक्के भेंट किए। सुनील उन सिक्कों को लेकर खुशी खुशी अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। इस बीच किसान का दूसरा बेटा महेंद्र घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंचा। वहां उसने पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को देखा जो बेहद उदास और चिंतित लग रहा था। महेंद्र ने पास जाकर पूछा, भाई साहब, आपको किस बात की चिंता है? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? महेंद्र ने व्यक्ति से कहा, क्या मैं तुम्हारी किसी मदद के लायक हूं? उस राहगीर ने सिर झुकाकर कहा, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता ने मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति 4 हिस्सों में बांट दी थी, लेकिन एक समस्या थी, हमारी एक काली बिल्ली। उसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर वह आगे कहने लगा, हमने तय किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी, लेकिन हमने उसकी चारों टांगों को आपस में बांट लिया। हर भाई को बिल्ली की एक टांग मिली। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वह बिल्ली छत से गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में थी। मैंने उसका इलाज किया, उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आराम मिलता था, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर सोने। लेकिन एक दिन जैसे ही वह सोई, चूल्हे से एक चिंगारी निकली और उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई। कपड़े ने तुरंत आग पकड़ ली और अब मेरे भाई मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, यह तो बड़ी अनोखी समस्या है। चलो, मैं तुम्हें इसका हल बताने की कोशिश करता हूं। मैं तुम्हें इसका हल बताने की कोशिश करता हूं। वह व्यक्ति आगे कहने लगा, जब बिल्ली वहां से भागी तो उसकी जलती हुई टांग ने आसपास के घरों में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला जलकर राख हो गया। अब पड़ोसी मुझ पर दोष मढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि आग बिल्ली की जलती हुई टांग से लगी थी और वह टांग मेरे हिस्से में थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचों ने फैसला दिया कि चूंकि आग मेरी हिस्से की टांग से लगी, इसलिए पूरे नुकसान की भरपाई मुझे ही करनी होगी। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि सभी को नुकसान का हर्जाना दे सकूं। अब मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा महेंद्र, जो चतुर और व्यावसायिक बुद्धि वाला था, मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो। यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? उस व्यक्ति ने आशा भरी नजरों से महेंद्र की ओर देखा और कहा, यदि तुम मुझे इस संकट से निकाल दो तो मैं तुम्हें अपनी क्षमता से अधिक इनाम दूंगा। बस मुझे इस मुसीबत से बचा लो। महेंद्र किसान के दूसरे बेटे ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करो। मैं शीघ्र ही वहां पहुंचकर समस्या का समाधान करूंगा। राहगीर ने महेंद्र की बात मानी और अपने गांव के सभी लोगों को बुला लिया। वहां पंचायत जैसी स्थिति बन गई और लोग किसान के बेटे के आने का इंतजार करने लगे। जब महेंद्र वहां पहुंचा तो उसने सबकी बातों को ध्यान से सुना और फिर गंभीर स्वर में बोला, यह सच है कि नुकसान बिल्ली ने किया है। यह भी सच है कि जली हुई टांग उस व्यक्ति के हिस्से में थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। यह भी सच है कि बिल्ली के भागने से आग फैली, जिससे सभी के घरों में नुकसान हुआ। वह थोड़ा रुका और फिर भीड़ देखते हुए बोला,
मगर एक बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। मगर एक बात पर आपने ध्यान, क्या कोई जख्मी बिल्ली जिसकी टांग टूटी हुई हो और उस पर पट्टी बंधी हो इतनी तेज भाग सकती है कि पूरे गांव में आग फैला दे? यह असंभव है। जख्मी बिल्ली तो भाग भी नहीं सकती। इसलिए यह दोष अकेले इस व्यक्ति पर मढ़ना उचित नहीं है। महेंद्र की इस तर्कपूर्ण बात को सुनकर गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे महेंद्र की बात से सहमत हो गए कि दोष अकेले उस व्यक्ति का नहीं था। कुछ ने अपनी गलती मानी और उसे माफ कर दिया। राहगीर ने राहत की सांस ली और महेंद्र को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महेंद्र ने अपनी चतुराई से न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि उस राहगीर की मदद करके उसकी परेशानी भी दूर कर दी। महेंद्र, किसान का दूसरा बेटा, ने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, सोचिए, जो बिल्ली की टांग पहले ही टूट चुकी थी वह किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी और उसी की वजह से यह आग फैली। अब आप ही बताइए, दोष किसका है, टूटी हुई टांग का या जो टांगे सही थी उनका? महेंद्र की इस बात ने सभी गांव वालों को अचंभे में डाल दिया। वे उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर हामी में सिर हिलाने लगे। पंचायत ने निर्णय सुनाया कि बिल्ली की 3 सही टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। यह फैसला सुनकर टूटी टांग का मालिक बेहद खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक महेंद्र को सोने के 40 सिक्के भेंट किए। महेंद्र ने उसे धन्यवाद दिया और सोने के सिक्के लेकर अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। इस बीच किसान का सबसे बड़ा बेटा राजेश, जो कमाई के लिए निकला था, चलते चलते एक ऐसे घर में पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह रुका और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला और उसके बच्चे गहरे दुख में हैं। राजेश ने विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद सकता हूं? आप सभी इतने उदास क्यों हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमारा दुख इतना बड़ा है कि शायद ही कोई हमारी मदद कर सके, लेकिन फिर भी अब आपने पूछा है तो सुनिए। राजेश ने ध्यान से उनकी बात सुनने के लिए सिर झुकाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहना शुरू किया, यह घर हमारा परिवार का गौरव था। हमने वर्षों की मेहनत से इसे बनाया, मगर अब हमारी पूरी संपत्ति खतरे में है। यह कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या हुआ जिसने आपकी संपत्ति और खुशी दोनों छीन ली? क्या कोई दुश्मन है या कोई और समस्या? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमें एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा है और इसका समाधान केवल कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। तब वह रोने वाला व्यक्ति किसान के बड़े बेटे से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कहकर वह मंत्री एकदम से रोने लगा। वहीं उसे मंत्री की बात को सुनकर किसान का बड़ा बेटा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में सहायता करूं तो मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा? वहीं मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो बात मंजूर होने के बाद किसान के बड़े लड़के ने मंत्री से कहा, मुझे हाथी के पास ले चलो। और फिर जब वह हाथी के पास पहुंच गया तो उसने मंत्री से कहा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौकाएं हो। राजेश, किसान का बड़ा बेटा, ने नाव की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और कहा, जहां पर नाव का तल पानी में डूबा है उस जगह पर एक निशान लगा दो। नाविक ने वैसा ही किया। फिर राजेश ने कहा, अब इस हाथी को नाव से उतार दो और नाव को खाली छोड़ दो। अब इस नाव में पत्थर डालो, लेकिन ध्यान रहे, पत्थर तब तक डालना है जब तक नाव ठीक उसी निशान तक पानी में न डूब जाए। मंत्री और वहां खड़े अन्य लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही पत्थरों को डालने का काम पूरा हुआ, नाव ठीक उसी निशान तक पानी में डूब गई जहां पहले हाथी के साथ डूबी थी। इसके बाद राजेश ने कहा, अब इन पत्थरों को एक एक करके तौल लो। जितना वजन इन पत्थरों का है उतना ही इस हाथी का वजन है। मंत्री ने तुरंत पत्थरों को तौलने की व्यवस्था की। जैसे ही पत्थरों का वजन तौला गया, वह बिल्कुल सही निकला। मंत्री खुशी से झूम उठा और बोला, तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को इतनी सरलता से हल कर दिया। राजा अब मुझसे खुश हो जाएगा। मंत्री ने वादे के अनुसार राजेश को 100 सोने की मुद्राएं दी और उसे आशीर्वाद दिया। उसने यह भी कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का मैं राजा के सामने जरूर जिक्र करूंगा। राजेश मुस्कुराते हुए धन्यवाद देकर वहां से निकल पड़ा। 100 सोने की मुद्राएं लेकर वह अपनी मां और भाइयों के पास मंदिर में लौट आया।
वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोनों भाई भी अपनी अपनी कमाई के साथ लौट चुके थे। सभी ने अपनी मां को अपनी मेहनत से कमाई गई मुद्राएं दिखाईं। उनकी मां ने गर्व से अपने बेटों को गले लगाया और कहा, मेरे बच्चे सच में मेहनती और बुद्धिमान है। अब मैं निश्चिंत हूं। जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर वापस आई, तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर जो भी धन कमाया था, उसे इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बची हुई पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते, तो आज हम ना तो पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा, तब तक इस घर की उन्नति हो, और जिस दिन बंटवारा हो गया, उसी दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पहले वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के बीच बंटवारा नहीं होने दूं। इस प्रकार किसान की पत्नी की बात सुनकर किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसे एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आई है क्योंकि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है, तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ ऐसो आराम का जीवन जीने लगते हैं और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नजरों में कम कर दी जाती है। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम शौक नहीं कर पाते हैं, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट बाट में जीते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बताते, तो बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वह अपने पति से कहती है, जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साथ में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ में ऐशो आराम से रहें और हम दिन रात मेहनत करें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहें। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम अपनी मर्जी से शौक शान कर सकेंगे। बस यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वहीं भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें और फिर काम करें। साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।